और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर का दूसरा टाइप, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वेक्टर। कल हमने पढ़ा है प्लाज्मिड एज ए वेक्टर, और प्लाज्मिड की डिटेल वीडियो का आई लिंक में शेयर कर देती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर। तो बैक्टीरियोफेज जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है बैक्टीरियो, दूसरा है फेज। बैक्टीरियो वर्ड आया है बैक्टीरिया से, और फेज का मतलब होता है ईटिंग या खाना खाना। तो बैक्टीरिया को जो खा जाता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। मतलब ये नॉर्मली एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर घुसाएगा, और उसके बाद वो बैक्टीरिया को डैमेज कर देगा या बैक्टीरिया को बर्स्ट कर देगा। तो इस तरह से बैक्टीरियोफेजेस नॉर्मली इन्फेक्ट करते हैं। पर बैक्टीरियोफेज का दूसरा एक रूप भी है जहां पे वो बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए को डाल देता है और सेल को डैमेज भी नहीं करता। तो ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है जहां पे वो बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए को डाल देता है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं फॉर वेक्टर। तो बैक्टीरियोफेज जो वेक्टर है ये स्पेशल तरह के वेक्टर्स है जो डीएनए को क्लोन करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ जीनोमिक लाइब्रेरीज बनाने में हेल्प करते हैं। अब जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरीज वो होती है जहां पे हम बहुत सारे बुक्स रखते हैं। अब जीनोमिक लाइब्रेरी में जीनोम मतलब डीएनए, तो अगर आप अपने डीएनए का कलेक्शन बना लो तो उसको बोलोगे जीनोमिक लाइब्रेरी। कॉमनली यूज बैक्टीरियोफेज जो है दैट इज बैक्टीरियोफेज लैम्डा, और ये बैक्टीरियोफेज बहुत आसानी से इन्फेक्ट करता है इस्चरेशिया कोलाई। कल भी हमने प्लाज्मिड में पढ़ा था बेस्ट या होस्ट सेल्स जो बेस्ट है वो भी ई कोलाई था। तो ई कोलाई एक होस्ट सेल है जो कि प्लाज्मिड अटैक के लिए भी अच्छा है और बैक्टीरियोफेज अटैक के लिए भी अच्छा है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर में होता है एक हेड जिसमें प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर में भरा होता है वायरल डीएनए। बहुत सारे वायरसेस में आरएनए भी होता है, तो उसके अंदर आरएनए भी भरा हो सकता है। अब एक बलून है समझो, तो बलून जैसे हवा भर देते हो उसके अंदर टॉफीज भर दिए, तो बलून का जो आउटर कवरिंग है वो आपका कैप्सिड हेड है जो कि प्रोटीन से बना है, और अंदर में जो आपने टॉफी भरा वो आपका डीएनए हो गया। तो डीएनए जो बेसिकली बैक्टीरियोफेज के अंदर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। उसके नीचे में टेल शीथ होती है जो कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए को बैक्टीरिया में घुसने में हेल्प करता है। एक बेस प्लेट होता है और एक टेल फिन्स होते हैं जिसके साथ वो बैक्टीरिया में अटैच हो सकता है। स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर का हेड जिसमें कैप्सिड है, टेल शीथ, उसके नीचे में टेल शीथ के नीचे में आता है आपका बेस प्लेट, बेस प्लेट के ऊपर में आएगा, नीचे में आएगा टेल फाइबर्स। इन टेल फाइबर्स जो क्या बोलेंगे इसको, लेग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, उन लेग लाइक स्ट्रक्चर से वो बैक्टीरिया में अटैच करता है। टेल शीथ जो है वो और कॉलर्स जो है वो कोलैप्स करता है, और कोलैप्स करने पे जो हेड है वो एकदम टेल शीट के ऊपर आ जाता है जिसके कारण इजीली डीएनए अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज जो मैंने पहले बताया, लाइटिक साइकिल जिसमें सेल अटैच होता है, अपना फेज का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर घुसाता है, वहां रेप्लिकेट करता है, फिर अपनी असेंबली करता है और फिर सेल लाइसिस कर देता है, सेल को डैमेज कर देता है। ये हो गया आपका पहला फेज या लाइफ साइकिल। दूसरा वेराइटी जो है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक, इसमें बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को इंसर्ट करा देता है होस्ट के जीनोम के अंदर, जिसके कारण वो इंटीग्रेट हो जाता है। अब वो डीएनए जो होस्ट डीएनए, मतलब अगर आपने ई कोलाई एज ए होस्ट लिया है तो ई कोलाई के अंदर में वो इंटीग्रेट हो गया, ई कोलाई के डीएनए के अंतर्गत इंटीग्रेट हो गया। अब क्या करेगा, जब भी बैक्टीरियोफेज मतलब अब जो स्ट्रक्चर है उसको बैक्टीरियोफेज बोलोगे। अब जब भी ई कोलाई डिवाइड करेगा तब आपका डीएनए रेप्लिकेट या डिवाइड करेगा।
इस तरह के स्ट्रक्चर को जहां पे बैक्टीरियल डीएनए में बैक्टीरियोफेज का डीएनए घुस जाता है उसको बोलते हैं प्रोफेज स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। अब ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर जहां पे हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद वहां पे वो एंटर करता है, एंटर करने के बाद वो अपना रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करके बहुत सारा बैक्टीरियोफेज बना लेता है। जब बहुत सारा बैक्टीरियोफेज बनता है तब वो वॉल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसके कारण वॉल फूट जाती है। दूसरा है लाइसोजेनिक जहां पे वो इंटीग्रे अंदर घुसने के बाद बैक्टीरिया डीएनए के अंदर वो एंटर कर जाता है और प्रोफेज स्ट्रक्चर बनाता है। अब वो डिपेंडेंट है बैक्टीरिया के ऊपर, जब बैक्टीरिया डिवाइड करे तभी वो अपने आप को डिवाइड करता है। पर हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि लाइसोजेनी में जाने के बाद कभी भी वो सेल वापस से लाइटिक में जा सकता है। अब आते हैं बैक्टीरियोफेज लैम्डा एज अ वेक्टर। अगर लैम्डा बैक्टीरियोफेज की बात करें तो वो कैसे वेक्टर के हिसाब से काम करता है। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड बैक्टीरियोफेज है जो कि वेक्टर के हिसाब से यूज किया जाता है। इसका जीनोम साइज 48.5 केबी है और यहाँ पे जो बाहर से आप अपना जीन डाल सकते हो उसकी साइज हो जाती है 15 से 20 केबी। ये इकोलाई को इजीली इन्फेक्ट करता है, बहुत हाई क्लोनिंग एफिशिएंसी है और इसमें जो नॉन एसेंशियल रीजन था किसका, बैक्टीरियोफेज का, उसको रिमूव करके जो एसेंशियल रीजन है या आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप इंसर्ट करा सकते हो। लैम्डा वेक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम इंसर्शन वेक्टर जिसमें हम डायरेक्टली डीएनए को इंसर्ट करा देते हैं। इसमें एडिशन के लिए साइज होता है 10 केबी। आप ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। इंसर्शन वेक्टर में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आप ऐड कराते हो उसका साइज 10 केबी होता है। एग्जाम्पल है लैम्डा GT10, लैम्डा GT11। दूसरा वेराइटी जो है वो है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब है आप डीएनए का कुछ पार्ट पहले हटाओ और उसके बाद आप फ्रेश जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करो। पर जब आप डीएनए के पार्ट को हटा रहे हो तो उतने साइज को भी आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि 10 के भी ही आप कर सकते हो, पर अब यहाँ 10 से ज्यादा हम हटा रहे हैं तो अब इसका इंसर्ट साइज हो गया 20 केबी। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इंसर्शन में हम डिलीशन नहीं करते हैं, इंसर्शन में सिर्फ हम एडिशन करते हैं, ऐड हो रहा है। रिप्लेसमेंट में हम थोड़े से पार्ट को रिमूव करते हैं और फिर ऐड करते हैं, इसीलिए इसका इंसर्ट साइज 10 to 20 केबी तक हो सकता है। एग्जाम्पल है लैम्डा EMBL3 और लैम्डा कैरॉन वेक्टर। अब अगर हम बात करें कि ये अगर ये दोनों है तो ये रिमूव जो पार्ट कर रहे हो वो रिमूव पार्ट कौन सा है, रिमूव पार्ट को बोलते हैं स्टफर फ्रैगमेंट। जो मान लीजिए यहाँ पे है 14 केबी का तो आप 14 केबी को हटा के 15-20 केबी आप यूज कर सकते हो। अब ये स्टफर फ्रैगमेंट ऐसा क्या है जिसको हटा सकते हैं, ये स्टफर फ्रैगमेंट एक नॉन एसेंशियल फ्रैगमेंट है, मतलब इसको हटाने से बैक्टीरियोफेज की प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। जब बैक्टीरियोफेज में कोई चेंजेस नहीं होंगी तो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो इन्फेक्शन की है, जो इंटीग्रेशन की है, वो रह जाएगा। इसीलिए इसको यूज करते हैं फॉर रिप्लेसमेंट वेक्टर। अब आते हैं स्टेप्स। सबसे पहले आप अपने फेज डीएनए को आइसोलेट करें, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट ले। जब आप क्लीवेज कर लेंगे फिर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें ऐड करें, लाइगेज एंजाइम प्रोवाइड करें ताकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाए। बनने के बाद फिर वो पैक करे और इन्फेक्शन करे होस्ट सेल पे। ठीक है, तो ये इसका स्टेप्स है जब जिस तरह से बैक्टीरियोफेज वेक्टर इन्फेक्ट करता है। एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरियोफेज वेक्टर, ये हाई एफिशिएंसी वेक्टर्स है क्योंकि बैक्टीरिया को बहुत इजीली इन्फेक्ट कर सकता है। इसके पास एबिलिटी जो है क्लोन करने की वो हाइयर है एज कंपेयर टू प्लाज्मिड और ये जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है। ये एफिशिएंट है
इन्फेक्शन करने के लिए, और बहुत इजीली ये स्क्रीन आउट हो जाता है। जब हम इस यूनिट के आखिरी टॉपिक्स में पढ़ेंगे जहाँ पे हम स्क्रीनिंग पढ़ेंगे, वहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप बैक्टीरियोफेज को यूज कर सकते हो फॉर स्क्रीनिंग। लिमिटेशन क्या है? होस्ट रेंज का लिमिटेशन है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इकोलाई बहुत अच्छा है जिसके अंदर वो इंसर्ट कर सकता है या जिसके अंदर वो शो कर सकता है, पर हर एक को आप इंसर्ट तो आप इकोलाई में नहीं कर सकते। तो जहां पे आपको और भी कुछ लगेगा उस चीजों को, उन सेल्स में आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका डीएनए इंसर्ट का साइज भी रेस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्लाज्मिड, और इसमें स्पेशलाइज पैकेजिंग सिस्टम, उसका फिर से बैक्टीरियोफेज का हेड, कॉलर, टेल बोन्स और ये सारा बनना चाहिए, तभी ये बन पाएगा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। एप्लीकेशंस, ये जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, डीएनए क्लोनिंग में हेल्प करेगा, जीन मैपिंग में हेल्प करेगा, डीएनए सीक्वेंसिंग में हेल्प करेगा, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स इसमें भी ये हेल्प करेगा। अब आते हैं, कंपेयर कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड में। तो जो प्लाज्मिड है इसका जो साइज था वो 10 केबी तक का था, जबकि आपके बैक्टीरियोफेज का साइज 15 से 20 केबी तक है। ट्रांसफर मैकेनिज्म जो है बैक्टीरियोफेज का बहुत जबरदस्त है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में वो ट्रांसफर कर सकता है, पर प्लाज्मिड का मॉडरेट फ्रीक्वेंसी है, ये मॉडरेट सक्सेस रेट है। होस्ट इन्फेक्शन प्लाज्मिड अगर करना है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना है, और बैक्टीरियोफेज डायरेक्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। प्लाज्मिड जो है वो लेस एफिशिएंट है लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन के लिए, जबकि बैक्टीरियोफेज बहुत हाईली एफिशिएंट है, बहुत इन्फेक्शन रेट अच्छा है, लाइब्रेरी आप इजीली बना सकते हो। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं कि बैक्टीरियोफेज वेक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, क्योंकि आप इससे जीनोमिक लाइब्रेरी बना सकते हो, नया तरह का जीन ऑफ इंटरेस्ट बना सकते हो, काइमेरिक मॉलिक्यूल बना सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हो। अब ये इजीली हेल्प करता है कि आप सेल्स को इन्फेक्ट कर लो। होस्ट सेल प्रेफरेबली हम लेते हैं इकोलाई, तो इकोलाई में इजीली आप इन्फेक्ट कर दो, इन्फेक्ट करने के बाद आप उससे एक लाइब्रेरी बना लो, क्लोन्स कर लो अपने डीएनए की। ठीक है, तो यहाँ तक था बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड्स का जो वीडियो था उसका आई बटन में दिया हुआ है। आप बैक्टीरियोफेज के बाद अगला जो वेक्टर पढ़ेंगे दैट इज कॉस्मेट। तो ये तीन जो वेक्टर्स है, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स और कॉस्मेट, ये बेसिक वेक्टर्स है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज होता है। इसको छोड़ के भी इसके आगे अपग्रेडेड वर्जन है जिसको हम बोलते हैं हाई कैपेसिटी वेक्टर्स। तो हम वेक्टर की सीरीज में कुछ 5 वेक्टर्स पढ़ेंगे, 2 हमने कंप्लीट कर लिया और क्यू में और 3 है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आप डिस्कस करके इन टॉपिक्स को परफेक्ट बना सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।